हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। तो आज की वीडियो में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का हिस्सा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। सबसे पहले जो सिविलाइजेशन है, इसको 1920 और 22 के बीच में डिस्कवर किया गया था, जब इसकी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स जो है उनको एक्सकेवेट किया गया। सबसे पहली साइट जिसको एक्सकेवेशन के दौरान जिसका पता लगाया था वो थी हड़प्पा, जो कि रवि रिवर के किनारे बसी थी, और इसको एक्सकेवेट किया था दयाराम साहनी ने। जो दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइट है वो है मोहनजोदाड़ो, जो कि इंदस रिवर यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, जिसको राखल दास बनर्जी ने एक्सकेवेट किया। समटाइम्स इसको हम इंदस वैली सिविलाइजेशन रेफर करते हैं, ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जो मेजॉरिटी साइट्स थी वो या तो सिंधु नदी के किनारे थी या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज जो हैं उनके आसपास के रीजन में मिली थी। लेकिन आज के टाइम में हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते हैं। क्यों? बिकॉज हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट। हड़प्पा वो पहली साइट थी जिसको एक्सकेवेशन के दौरान निकाला गया, और इसी की वजह से हमें इस पूरी सिविलाइजेशन के बारे में पता लगा। इसके अलावा जो रिसेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स हैं, यानी कि जो अभी नई नई खुदाई हुई है, और उनके तहत हमें ये पता लगा है कि जो सिविलाइजेशन है ये सिर्फ इंदस वैली के ही आसपास नहीं बसी थी, बट ये बहुत बड़े वास्ट रीजन में फैली हुई थी। तो इसलिए ये बेटर होगा कि इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बोले, ना कि इंदस वैली सिविलाइजेशन। फर्स्ट अर्बन कल्चर ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेम्पररीज विद एंशियंट सिविलाइजेशन। तो ये जो हमारी सिविलाइजेशन है, ये इसके साथ साथ और पैरेलल जो सिविलाइजेशन उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही थी वो थी मेसोपोटामिया और इजिप्टियन सिविलाइजेशन। और जो हड़प्पन पीपल हैं उनके लाइफ और कल्चर के बारे में हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती हैं वो टोटली बेस्ड होती हैं ऑन दी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। यानी कि एक्सकेवेशन के खुदाई के दौरान जो भी हमें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो भी मटेरियल रिमेन्स मिले हैं, उसके ही बेसिस पर हम इंटरप्रिटेशन लगाते हैं अबाउट देयर लाइफ एंड अबाउट देयर कल्चर। क्योंकि अभी तक जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो डिसिफर नहीं की गई है, यानी उसको पढ़ा ही नहीं जा सका है कि उसमें क्या लिखा गया है। इन चालकोलिथिक पीरियड पीपल यूज्ड कॉपर इन स्टोन। तो चालकोलिथिक पीरियड में लोग कॉपर का इस्तेमाल कर रहे थे और स्टोन का इस्तेमाल करना भी उन्होंने नहीं छोड़ा था, यानी कि दोनों का ही एक अच्छे लेवल पर इस्तेमाल किया जा रहा था टूल्स बनाने के लिए। इस फेज को हम हिस्ट्री में चालकोलिथिक पीरियड बोलते हैं। इसके नाम से ही क्लियर होता है, चालको का मतलब होता है कॉपर एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी कि दोनों का ही उस टाइम पर इस्तेमाल किया जा रहा था। तो ब्राइटेस्ट चैप्टर जो है चालकोलिथिक पीरियड का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में वो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जिसको इंदस वैली सिविलाइजेशन कहकर भी पुकारा जाता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे वो हैं ओरिजिन और इसका एक्सटेंट, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो कहाँ कहाँ तक फैली हुई है। दूसरा, हम टाउन प्लानिंग को समझेंगे एंड हड़प्पन पीपल का इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ कैसा था उसको भी देखेंगे। तो जो पूरी हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसको 3 फेजेस में डिवाइड किया गया है। अर्ली हड़प्पन फेज जो कि 3500 BCE से लेकर 2600 BCE तक था। ये स्टार्टिंग में स्मॉल टाउन्स और मड स्ट्रक्चर के बने हुए एलिमेंट्री ट्रेड होता था उस टाइम पर। आर्ट और क्राफ्ट में भी इतना कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट नहीं था। लेकिन जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी हमें मटेरियल रिमेन्स मिल रहे हैं, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हों या फिर जो इतने मैसिव हमें टाउन्स मिले हैं एक्सकेवेशन में, ये सब हमें मैच्योर हड़प्पन फेज के दौरान ही इमर्ज होते हैं। तो जो मैच्योर हड़प्पन फेज है वो 2600 BCE से लेकर 1900 BCE तक का पीरियड है। ये पीरियड वो टाइम है जहाँ पर बहुत जो बड़े बड़े टाउन्स हैं वो डेवलप होते हैं, जो कि बने किससे थे? बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि भट्टी में पकाई हुई ब्रिक्स का इस्तेमाल करके ये टाउन्स कंस्ट्रक्शन इनका किया गया। इनलैंड और फॉरेन ट्रेड किया गया, क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ, एंड और भी बहुत सारे ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जो मैच्योर हड़प्पन फेज में इमर्ज होते हैं। लेट हड़प्पन फेज 1900 से लेकर 1400 BCE तक का पीरियड है, और ये वो फेज है जहाँ पर जो सिविलाइजेशन थी वो अपने डिक्लाइन पर थी। बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो अबैंडन हो गई थी, यानी कि उनको छोड़कर लोग चले गए थे। ट्रेड जो था वो भी ख़त्म होने लगा था, और जिससे
धीरे धीरे जो है वो पूरा अर्बन ट्रेट यानी कि जो पूरा शहरीकरण है वो पूरा डिके होता गया, खराब होता गया और धीरे धीरे पूरी सिविलाइजेशन ही डिसअपियर हो गई। तो जोग्राफिकल एक्सटिंक्ट ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन यानी कि जोग्राफिकली ये कहाँ तक फैली हुई थी। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन ये रिवील करती हैं कि जो ये कल्चर है यानी कि सेम जैसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट्स और जो भी हमें मिल रहा है एक्सकेवेशन के दौरान वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से बिलोंग करता है और ये एक बहुत बड़े रीजन में फैली हुई थी जो कि सिर्फ आज की प्रेजेंट स्टेट इंडिया में जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र और वेस्ट उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पाकिस्तान जो बहुत सारी साइट्स हैं, मेजर साइट्स वो पाकिस्तान में हैं और इसके कुछ साइट जो है वो अफ़गानिस्तान में भी है। लाइक अफ़गानिस्तान जो है वो लेपिस लजुली का बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था। अफ़गानिस्तान यहाँ से लेपिस लजुली को इम्पोर्ट किया जाता था। कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं सिविलाइजेशन की जैसे कि मांडा जो जम्मू और कश्मीर के रीजन में है, शोर्टुगई अफ़गानिस्तान में पड़ता है, हरप्पा जो कि वेस्ट पंजाब में है जो आज की डेट में पाकिस्तान का हिस्सा है, मोहनजोदारो, चुनुदारो सिंध के रीजन में आते हैं, ये भी पाकिस्तान का हिस्सा है, कालीबंगन जो कि राजस्थान में पड़ता है, यहाँ से हमें जुते हुए खेत के ट्रेसेस मिलते हैं, लोथल में डॉकयार्ड है, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड जहाँ पे शिप्स वगैरह बनाई जाती होंगी और धोलावीरा में हमें एक बहुत मैसिव वाटर रिजर्वर के ट्रेसेस मिले हैं। एक्सकेवेशन के दौरान पूरा रिजर्वर मिला है। बनावली, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ते हैं और राखीगढ़ी जो है वो एज अ साइट लार्जेस्ट साइट है जबकि मोहनजोदाड़ो में हमें लार्जेस्ट टाउन मिलता है। दाइमाबाद जो है वो सदर्न मोस्ट साइट है जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है। नाउ टाउन प्लानिंग। तो टाउन प्लानिंग ये पूरे हरप्पन सिविलाइजेशन का वो सिग्निफिकेंट फीचर है क्योंकि इसमें हमें रिमार्केबल यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, फिर चाहे वो लेआउट हो टाउन का, स्ट्रीट का, स्ट्रक्चर्स का, ब्रिक का साइज़ हो, ड्रेन्स हो, क्योंकि इसका जो भी हम पूरा लेआउट देखते हैं तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि पहले इस सिटी को प्लान किया गया होगा, फिर उस प्लान के अकॉर्डिंगली उसको इम्प्लीमेंट किया गया होगा। फिर वो कंस्ट्रक्शन की बात हो, चाहे उनका ड्रेन्स उन्होंने कैसे लेआउट की, वो सब। तो हमें जो सेटलमेंट है वो मेजरली 2 टाइप का देखने को मिलता है। एक उसमें सिटाडेल भी आता है एंड लोअर टाउन भी आता है और ये जो दोनों तरह के सेटलमेंट हैं ये हमें सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर रीजन तक ही सीमित नहीं थे। तो बहुत सारी ऐसी मेजर साइट्स हैं जहाँ पर हमें ये दोनों ही सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मोहनजोदाड़ो हो गया, हरप्पा, कालीबंगन। मेजरली जो साइट्स हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड थी, सिमिलरली वही सिटाडेल और लोअर टाउन में। तो इन दोनों में डिफ्रेंसिएशन क्या है ये दोनों सेटलमेंट्स। तो फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट सिटाडेल। सिटाडेल क्या है? ये स्मॉलर सेटलमेंट है लेकिन ये थोड़ी ऊंचाई पर बना हुआ है। वहीं लोअर टाउन जो है वो थोड़े निचले हिस्से में है। सिटाडेल कंटेन लार्ज स्ट्रक्चर्स। तो सिटाडेल में हमें कुछ ऐसे बड़े बड़े लार्ज स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं जिनका कुछ पब्लिक पर्पस से उसका कंस्ट्रक्शन किया गया होगा, कुछ रिचुअल परफॉर्मेंस के लिए। वहीं लोअर टाउन में हमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग देखने को मिलती है। जो सिटाडेल है वो अपनी हाइट कैसे लेता है, तो ये इस फैक्ट से प्रूव होता है क्योंकि जो सिटाडेल है उसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन किए गए हैं बिल्डिंग्स वगैरह, वो पहले प्लेटफॉर्म को बनाया गया, मड और ब्रिक का प्लेटफॉर्म, एंड देन उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया, तो थोड़ा इससे हाइट उसकी राइज हो गई। लोअर टाउन जो है वो वॉल था और सिटाडेल वो भी वॉल था। सिटाडेल क्यों वॉल था? क्योंकि उसको फिजिकली सेपरेट किया जा सके लोअर टाउन से, इसीलिए। लोअर टाउन में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हमें देखने को मिली हैं जो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाई गई हैं और ये प्लेटफॉर्म शायद फाउंडेशन का काम करें, उस नज़रिए से उस प्लेटफॉर्म को बनाया गया होगा। इसकी पिक्चर देखते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो जो ये नीचे का आपको रिमेन्स देखने को मिल रहे हैं ये सारे लोअर टाउन का हिस्सा है, वहीं जो थोड़ा हाइट पर है वो सिटाडेल है। तो दिस इज अ डिस्टिंक्शन। ये देखिए वॉल्ड है पूरा। फीचर्स ऑफ एन अर्बन कल्चर। अब अर्बन कल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जैसे कि स्ट्रीट, हाउसेज, ड्रेनेज सिस्टम। तो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रीट जो है वो इंटरसेक्ट करती थी एक दूसरे को एट राइट एंगल और क्रिस क्रॉस पैटर्न यानी कि ग्रिड पैटर्न के ऊपर ये स्ट्रीट जो है वो बिछाई गई थी। एंड
इट डिवाइड्स द सिटी इन सेवरल रेजिडेंशियल ब्लॉक। तो स्ट्रीट जो थी वो पूरे टाउन को कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। द मेन स्ट्रीट इज कनेक्टेड बाय नैरो लेन्स। तो जो मेन स्ट्रीट थी वहीं से और जो बाकी की गलियां हैं वो जा रही थी और उन्हीं गलियों में घरों के दरवाजे भी खुला करते थे। इफ़ यू टॉक अबाउट हाउसेस, तो हाउसेस जो है वो भी हमें अलग अलग साइज़ के देखने को मिलते हैं। सिंगल हाउस से लेकर, सिंगल रूम हाउस से लेकर हमको बड़े मैसिव हाउसेस भी देखने को मिले हैं। तो एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारे रूम हैं और कोर्टयार्ड से सराउंडेड है बाकी के और रूम, बीच में कोर्टयार्ड है। और हाउसेस वर प्रोवाइडेड विद प्राइवेट वेल्स। तो घरों के अंदर खुद के कुएँ भी हुआ करते थे, किचन और बेदिंग प्लेटफॉर्म्स तक थे वहाँ पे। डिफरेंट इन साइज़ घर जो हैं उनमें भी कुछ हमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलती है। कुछ हाउस जो हैं वो अलग साइज़ के हैं और कुछ जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं। तो शायद ये इंडिकेट करता है कि जो बड़े स्ट्रक्चर्स हैं शायद वहाँ पे कुछ एलीट पर्सन रहा करते होंगे, कुछ इकोनॉमिकली वेल सोसाइटी का सेक्शन। और जो हमें स्मॉल बिल्डिंग्स मिली हैं या फिर बैरक्स ए सिंगल रूम वाले, वो शायद पुअर जो सेक्शन है सोसाइटी का उसको डेडिकेटेड होगा। ये लोग प्राइवेसी को भी कंसर्न करते थे, मतलब कि प्राइवेसी इनके लिए प्रायोरिटी पर थी, क्योंकि जितने भी हमें यहाँ कंस्ट्रक्टिव बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं, जो एक्सकेवेशन के दौरान सारे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, उनमें घरों में कोई भी विंडो नहीं थी और जो घर का मेन एंट्रेंस है वो डायरेक्ट व्यू नहीं देता था। तो जो मेन डोर है उसको ऐसे साइड पे बनाया जाता था घर के कि वो मेन कॉरिडोर की तरफ व्यू ना दे। तो दे वर क्लियरली दिस इंडिकेट दैट दे वर कंसर्न फॉर प्राइवेसी। ड्रेनेज सिस्टम, तो ड्रेनेज सिस्टम जो है वो हड़प्पा का वो भी बहुत ही मार्वेलस है और बहुत ही वेल लेआउट इसको बनाया गया। एवरी हाउस है ड्रेन। तो हर एक घर जो है वो ड्रेन से कनेक्टेड था और जो घरों से निकलती हुई ड्रेन्स थी वो जाकर स्ट्रीट की ड्रेन में मिल जाती थी। और ये जो ड्रेन है ये कवर्ड थी, मतलब कि मैनहोल ब्रिक्स और स्टोन स्लैब से, जो बड़े बड़े पत्थर हैं और ब्रिक्स हैं उनसे इन ड्रेन्स को ढका गया था। तो इससे हमें एक बात समझ में आती है कि जो हमारे प्रेडिसेसर्स हैं वो भी कितने उनके अंदर सिंसियरिटी लेवल था। एक 4,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन में लोग इतने सिंसियर थे और इतने वो लोग कंसर्न थे फॉर द पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन के बारे में वो अवेयर थे। वो हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। इसका इमेजेस देखते हैं तो और क्लियर होगा। तो ये एक इमेजिनेटिव पिक्चर है जो भी हमें एक्सकेवेशन के दौरान साइट मिली है, उसको देखने के बाद में ऐसा एसेस किया गया कि शायद कुछ इस तरीके का वो रियल में जो स्ट्रक्चर है और टाउन का वो इस तरह से दिखता होगा। और ये सेकंड इमेज जो है ये ड्रेन की है, कवर्ड ड्रेन है, कैसे इनको स्लैब से और ब्रिक से ढका गया है। अब बात करते हैं मेजर स्ट्रक्चरल रिमेन्स की जो हड़प्पन टाउन से मिले हैं। फर्स्टली ग्रेट बाथ, ये एक टैंक लाइक स्ट्रक्चर है जो मोहनजोदाड़ो से मिला है, जो कि सराउंडेड है चारों तरफ से अपनी ऑल साइड से कॉरिडोर से। और इसके नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में हमें स्टेयर्स भी देखने को मिलती हैं ताकि टैंक में नीचे उतरा जा सके और वहीं वापस जाने के लिए। तो जो टैंक की सबसे लोएस्ट लेयर है इसको बिटुमिन की एक पतली लेयर से कवर किया गया है ताकि पानी इससे लीक ना हो और पानी को टैंक के अंदर ठहराया जा सके उसको स्टेबल करने के लिए। इसके कॉरिडोर्स में हमें एडजेसेंट रूम भी देखने को मिलते हैं फॉर द चेंजिंग पर्पस, शायद यहाँ पर कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था की गई होगी। और ये जो टैंक है ये कनेक्टेड है विद द ड्रेन ताकि जब इसका क्लीनिंग का टाइम होता होगा तो वहाँ से सारा पानी ड्रेन आउट कर दिया जाता होगा। कुछ स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते हैं कि जो ग्रेट बाथ है उसका कुछ रिलीजियस सिग्निफिकेंट रोल है और इसका कुछ रिचुअल बाथ के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। और इसी के साथ में हमें एक और स्ट्रक्चर भी मिलता है जिसको एज अ ग्रेनरी आइडेंटिफाई किया गया है। ग्रेनरी वो जगह होती है जहाँ पर हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ सेवरल रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। तो इसके वेस्ट में जो हमें ग्रेनरी मिली है ग्रेट बाथ के, वो रेक्टेंगुलर शेप की है, ब्लॉक से बने हुए हैं और काफ़ी रोज़ में ये है। इसमें ग्रेन को जो उनका एक्स्ट्रा सरप्लस होता होगा उसको स्टोर करने के लिए वो स्ट्रक्चर शायद बनाए गए। एक और हमें ग्रेनरी मिलती है हड़प्पा में
जो कि दूसरी साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की ही। और इसमें भी हमें एक और ग्रीनरी मिली है जो कि सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म से बनी हुई है, यानी गोल करके सर्कुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर उसके अंदर ग्रेन को स्टोर करते होंगे, विच इज़ यूज फॉर थ्रेशिंग ग्रेन। तो शायद ये जो सर्कुलर इसका स्ट्रक्चर है इसको थ्रेशिंग के पर्पज़ से इस्तेमाल किया जाता होगा। थ्रेशिंग एक प्रोसेस होता है जिसको कटाई के बाद अनाज को प्लांट से अलग किया जाता है, उसको थ्रेशिंग बोलते हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये जो भी हमें स्ट्रक्चर मिले हैं ये ग्रेनरी ही है, इसमें अनाज ही स्टोर किया जाता होगा? तो ये इस बात से क्लियर होता है क्योंकि वहाँ पर हमें चाफ मिले हैं वीट के और बार्ले के, यानी कि उनके छिलके वगैरह। एट लोथल अ ब्रिक स्ट्रक्चर हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज अ डॉकयार्ड। तो लोथल में एक ब्रिक का स्ट्रक्चर मिला है जिसको एज अ डॉकयार्ड आइडेंटिफाई किया गया है। डॉकयार्ड एक वो जगह होती है जहाँ पर शिप्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है, बंदरगाह कह सकते हैं। दिस सजेस्ट दैट लोथल वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट। तो ये सजेस्ट करता है कि लोथल जो है वो उस टाइम पर इम्पॉर्टेंट पोर्ट रहा होगा और यहाँ से ट्रेडिंग किया जाता होगा जो दूसरी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन है या फिर जो कल्चर है उनके साथ में। अब ये इमेजेस हैं, इनसे और क्लियर हो जाएगा। ये डॉकयार्ड है जो लोथल में मिला है। इसका इमेज कुछ इस तरह का दिखता होगा, ये सजेस्टेड इमेज है, बाकी ये रियल फोटो है, दिस वन। और ये है ग्रीनरी, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स से बनी हुई है। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एग्रीकल्चर है। तो प्रॉस्पेरिटी जो थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो टोटली बेस्ड थी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे। और इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो है एग्रीकल्चर, आर्ट, क्राफ्ट एंड ट्रेड। अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टाइल इन दिस एलुवियम कंट्रीब्यूटेड द सरप्लस इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। तो अब इनके एग्रीकल्चर में इतना प्रोडक्शन कैसे कर पा रहे थे ये लोग, इतना ज़्यादा अमाउंट में अनाज अपना प्रोड्यूस कर रहे थे कि इनको ग्रेनरीज बनानी पड़ रही है। ये इस बात से हम इसको समझ सकते हैं क्योंकि जो मेजर हड़प्पन साइट्स हैं वो किसी ना किसी रिवर के आसपास के रीजन में है। तो रिवर के आसपास का रीजन जो होगा वो फर्टाइल होगा। तो ये जो फर्टिलिटी है सॉइल की, इसी ने इसको हेल्प किया होगा कि उनका एग्रीकल्चर में इतना अच्छा प्रोड्यूस हुआ। और ये जो एक्स्ट्रा सरप्लस है इसी ने इसको हड़प्पन पीपल को इंडल्ज किया होगा ट्रेड में। एंड सब्सिक्वेंटली क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज़ भी इसी तरह से इमर्ज हुए और बड़े लेवल पर इनका भी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट हुआ, जो कि क्लियरली एविडेंट है फ्रॉम द पोट्रीज और जो भी हमें बीड्स और शेल्स मिले हैं कार्व आउट किए हुए। एग्रीकल्चर अलॉन्ग विद पैस्टोरलिज्म। तो एग्रीकल्चर के साथ साथ ये लोग पैस्टोरलिज्म भी कर रहे थे, यानी कि पशुपालन, जानवरों को पाल रहे थे। इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी। ग्रेनरीज जो है वो डिस्कवर की गई है कहाँ पर, हड़प्पा में, मोहनजोदारो में, लोथल में। इनको एज अ स्टोर हाउस स्ट्रक्चर मिले हैं जहाँ पे ग्रेन को स्टोर किया जाता होगा। तो वी डो नॉट हैव एनी क्लियर एविडेंस। हालांकि हमारे पास में कोई क्लियर एविडेंस तो नहीं है कि वो क्या टूल का इस्तेमाल करते होंगे अपने एग्रीकल्चर में, लेकिन हमें फरोज मिले हैं, प्लग्ड फील्ड मिला है, यानी कि जोते हुए खेत के निशान मिले हैं कालीबंगन में, जो कि एक साइट है प्रेजेंट डे राजस्थान में। ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्लग से कल्टिवेशन किया गया और प्लग उनको पता था। ये बात भी हमें क्लियर हो जाती है कैसे, क्योंकि टेराकोटा के हमें मॉडल मिले हैं प्लग के, जो कि बनावली हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ से इनको डिस्कवर किया गया है। तो इरिगेशन भी ये लोग करते होंगे, या तो रिवर का पानी जो है उनको डाइवर्ट करके अपनी चैलेंज बनाकर खेतों तक लाते होंगे। दूसरा जो उनका चीफ फूड था इनकी डाइट में वो वीट, बार्ले, चिकपी, सेसमे ये सब रहा होगा। क्योंकि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये ही ग्रेन इनके डाइट में थे, क्योंकि हमें इनके ट्रेसेस मिले हैं, बर्न्ड हमें ये ग्रेन्स मिले हैं उन साइड से। एविडेंस फॉर राइस के भी हमें एविडेंस मिले हैं फ्रॉम द लोथल एंड रंगपुर, क्योंकि एम्ब्रॉयड्री में ये एम्बेडेड है, इनकी एम्ब्रॉयड्री में इनको पेंट किया गया है और ड्रॉ किया गया है, तो उससे भी हमें इंडिकेशन मिलता है कि इनको राइस के बारे में पता था। कॉटन वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट क्रॉप। अपार्ट फ्रॉम सिरिल्स के अलावा, अनाज के अलावा भी फिश और एनिमल मीट वगैरह इनका डाइट का हिस्सा रहा हो।
अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर इकोनॉमी इज इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट। तो हड़प्पन पीपल जो है वो अवेयर थे सारे ही मेटल से एक्सेप्ट आयरन, क्योंकि आयरन एज तो काफ़ी बाद में आती है। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो चालकोलिथिक एज का हिस्सा है और उसमें ये इमर्ज होती है। हड़प्पन पीपल जो है वो मैन्युफैक्चर करते थे, बनाते थे गोल्ड और सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हमें बहुत सारे साइट से डिस्कवर मिले हैं। गोल्ड ऑब्जेक्ट इंक्लूड बीड्स, आर्मलेट्स, निडल्स एंड अदर ऑर्नामेंट्स। गोल्ड में ये सब ऑर्नामेंट्स हमें मिले हैं। दूसरा, जो सिल्वर का इस्तेमाल है वो ज़्यादा किया गया है गोल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि हमें सिल्वर ऑर्नामेंट्स और डिशेस ज़्यादा लार्ज नंबर में मिली है। नंबर ऑफ कॉपर टूल्स वॉज नंबर ऑफ कॉपर टूल्स एंड वेपन्स वो भी हमें मिले हैं कई साइट से। एंड जो कॉमन टूल्स हैं उनके नाम हैं एक्स, सॉ, चिजल, नाइफ, स्पेयर हेड्स, एरो हेड्स। स्टोन टूल भी कॉमनली इस्तेमाल करते थे वो लोग। एंड कॉपर वॉज मेनली ब्रॉड फ्रॉम खेतरी रीजन। तो कॉपर को खेतरी रीजन जो कि राजस्थान में है वहाँ से लाया जाता था। गोल्ड को शायद वो हिमालय रीजन में जो भी रिवर बेड्स है वहाँ से लाते होंगे, या फिर साउथ इंडिया का जो रीजन है वहाँ से उसको इंपोर्ट करते होंगे, या फिर जो सिल्वर है उसको वो मेसोपोटामिया से इंपोर्ट करते थे। इसके भी हमारे पास में एविडेंसेस हैं। हमारे पास में इसका भी एविडेंस है कि वो लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, या फिर ब्रॉन्ज के बारे में उनको पता था। हमें कई ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स मिले हैं, और एक जो बहुत ही पॉपुलर है वो है ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल फिगरिन। इसका मैं आपको इमेज दिखाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा। तो दिस इज द डांसिंग गर्ल जो कि ब्रॉन्ज की बनी हुई है। इसको डिस्कवर किया गया है मोहनजोदारो से एक्सकेवेशन के दौरान। ये न्यूड फीमेल फिगर है जिसके राइट आर्म में इसने राइट आर्म को अपने हिप पर रखा हुआ है, और जो दूसरा आर्म है उसमें इसने कई सारे बैंगल्स पहने हुए हैं। बीड मेकिंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है क्राफ्ट का। बीड्स जो है वो काफ़ी प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन से बनाई जाती थी, जैसे कि एगेट, कालीनियन। ये कालीनियन के बीड्स हैं जिनका माला में इस्तेमाल किया गया है। स्टीटाइट वॉज अनदर सॉफ्ट स्टोन, इसका भी इस्तेमाल करते थे बीड बनाने के लिए। और ये एविडेंस ऑफ बीड मेकर शॉप, मतलब कि हमें बीड के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोई जगह है, इसका भी हमें एविडेंस मिलता है। कहाँ से? चुनदारो एंड लोथल से। ये सेंटर्स थे फॉर द क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन के। गोल्ड एंड सिल्वर बीड्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। हमें गोल्ड और सिल्वर के भी कई बीड्स मिले हैं। आइवरी कार्विंग मिली है ब्रेसलेट और बीड्स वगैरह में। The Harappans thus showed their mastery skill in variety of arts and craft। तो आर्ट और क्राफ्ट में इनकी काफ़ी मास्टरी स्किल थी, वो क्लियरली एविडेंट है जो भी हमें उनके आर्टिफैक्ट्स मिले हैं उनसे। सो दिस इज द इमेज ऑफ बीड्स जो कि एगेट, टेराकोटा और कालीनियन से बनी हुई है। अ वेल नोन पीस ऑफ आर्ट जिसको स्टोन स्कल्पचर है बियर्ड मैन का, ये भी मोहनजोदारो से मिला है। इसकी आइज़ जो है वो हाफ क्लोज्ड है, और ये इंडिकेट करती है कि ये मेडिटेशन की पोस्चर में है। एंड अक्रॉस हिज शोल्डर, इसका जो शोल्डर है उसके ऊपर एक एम्ब्रॉयडर्ड हमें शॉल देखने को मिलता है जो इसने वेयर किया होगा। इन एन ओपिनियन ऑफ सम स्कॉलर इट कुड बी अ बस्ट ऑफ प्रीस्ट। तो कुछ स्कॉलर्स की ओपिनियन में, मतलब कुछ स्कॉलर्स ऐसा मानते हैं कि ये किसी प्रीस्ट का बस्ट है, उसका स्टैचू है। हमें बहुत सारे नंबर में, लार्ज नंबर में हमें टेराकोटा फिगर मिलती है मेल और फीमेल की, जो कि वेरियस साइट, अलग अलग साइट से मिली हैं। फीमेल की नंबर जो है फिगरेंस की वो ज़्यादा है मेल के कंपैरिजन में, और ऐसा बिलीव करते हैं कि ज़्यादा नंबर में अगर फीमेल की फिगरेंस मिल रही हैं तो शायद ये लोग मदर गॉडेस की पूजा करते होंगे उसकी। Beside these, a variety of models of bird, monkey, dog, sheep, cattle, humpless bull भी हमें मिले हैं, उनके भी स्कल्पचर्स हमें मिले हैं। However, नोट पॉटरी स्पेसिमेन जो है वो ये है कि वेरियस मॉडल मिले हैं हमें टेराकोटा कार्ट के भी। पॉटरी मेकिंग ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री का हड़प्पा पीरियड में। जितनी भी पॉटरीज थी वो व्हील की बनाई हुई थी, और इनके ऊपर एक रेड कोटिंग ये करते थे डेकोरेशन के लिए। दीज आर फाउंड इन वेरियस साइज एंड शेप्स। तो बहुत सारे साइज और शेप्स में मिल जाती हैं पॉटरीज जिनको पेंट किया गया है, और कई थिकनेस लेयर इनके ऊपर चढ़ाई गई है ब्लैक कोटिंग। लीफ पैटर्न मिलते हैं इनके ऊपर हमें, पाम मिलते हैं, लीफ पीपल ट्रीज के हमें
पैटर्न देखने को मिलते हैं। बर्ड, फिशेस, एनिमल्स, उनको भी डिपिक्ट किया गया है पॉटरीज के ऊपर। तो जितनी भी सील्स हैं वो कॉमनली स्टीटाइट, जो कि सॉफ्ट स्टोन होता है, उसकी बनी हुई मिली है। ये बात नोट होती है कि सील जो है वो डिपिक्ट करती है नंबर ऑफ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स को डिपिक्ट किया गया है सील्स के ऊपर। देर इज़ नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉर्स ऑन दीज, लेकिन इनके ऊपर हॉर्स का कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इट हैज़ लेड मैनी स्कॉलर्स टू आर्ग्यू, तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो इस बात पे आर्ग्यू करते हैं कि हॉर्स जो है शायद हड़प्पन पीपल को नहीं मालूम था। दो देर आर अदर स्कॉलर्स हु डू नॉट एक्सेप्ट दिस आर्ग्यूमेंट, तो कुछ ऐसे भी स्कॉलर्स हैं जो इस आर्ग्यूमेंट पे बिलीव नहीं करते। इसके अलावा कई सारे एनिमल्स हड़प्पन सील्स पर हमें मिले हैं, कुछ साइन और उनकी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ अलॉन्ग दैट। हालांकि जो ये स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसिफर नहीं की गई है, इसको पढ़ा नहीं जा सका है। जो मोस्ट फेमस सील है वो वन हॉर्न मेल डेटी की रिप्रेजेंटेड ऑन इट, उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं। मतलब वो एक मिथिकल एनिमल है जिसका सिर पर एक हॉर्न है। अ मैन हैज़ 3 हेड इन सिटिंग इन अ योगिक पोस्चर सराउंडेड बाय 4 एनिमल्स, तो एक मैन का भी हमें डिपिक्शन मिलता है सील के ऊपर, जो कि योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है। योगिक पोस्चर में बैठा हुआ है और उसके अराउंड सारे एनिमल्स हैं, एलिफेंट, टाइगर, राइनोसॉर और बफेलो को डिपिक्ट किया गया है। इसको आइडेंटिफाई किया गया है बहुत सारे स्कॉलर्स के द्वारा कि ये गॉड पशुपति का डिपिक्शन है, और देयर आर अदर हु डिस्प्यूट दिस आइडेंटिफिकेशन, तो कुछ स्कॉलर्स हैं जो इस पर बिलीव नहीं करते। ये इमेजेस हैं मदर गॉडेस की, जो बहुत सारी हमें ऐसी फीमेल की फिगरेंस मिली हैं। ये यूनिकॉर्न सील है, एक मिथिकल एनिमल है ये, जिसके हेड पर एक ही हॉर्न है, और ये हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा हुआ है। अनदर एलिमेंट ऑफ देयर इकोनॉमी इज ट्रेड, तो ट्रेड जो है उनके ट्रेडिंग नेटवर्क थे हड़प्पन पीपल के, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, फॉरेन में भी ट्रेड करते थे वो अपनी कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन और कल्चर्स के साथ में। सिग्निफिकेंट फीचर है अर्बन इकोनॉमी का, and urban population had to depend on surrounding countryside for supply of food and other necessary product। तो एक ग्रुप बना हुआ था, लाइक कुछ तो पीपल थे जो डेडिकेटेड थे पूरी तरह से एग्रीकल्चर को, वाइल कुछ थे जो क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन में बिजी थे। तो जो लोग क्राफ्ट एंड प्रोडक्शन में बिजी थे तो उनको अनाज और जो फूड है वो कौन प्रोवाइड करेगा। तो इनके बीच में एक एक्सचेंज होता था कि जो आर्ट एंड क्राफ्ट में लोग इंडल्ज हैं वो अपने स्किल से और जो भी वो आर्टिफैक्ट्स बना रहे थे उन आर्टिफैक्ट्स के एक्सचेंज में उनसे फूड ले रहे थे। तो इनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप क्रिएटेड था, टाउन और विलेजेस के बीच में कनेक्शन थे। सिमिलरली द अर्बन क्राफ्टमैन नीडेड मार्केट टू सेल देयर गुड, तो जो क्राफ्ट्समैन थे उनको मार्केट चाहिए था जो भी उनका बनाया हुआ गुड है उसको सेल करने के लिए। इट लेड टू कॉन्टैक्ट बिटवीन द टाउन, तो इसी की वजह से जो है शहरों और गाँव के बीच में कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। ट्रेडर ऑल्सो एस्टैब्लिश कॉन्टैक्ट विद द फॉरेन लैंड्स, तो ट्रेडर जो थे उन्होंने फॉरेन लैंड्स के साथ में भी कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश किए हुए थे, पर्टिकुलरली मेसोपोटामिया के साथ में बहुत सारे जो गुड्स हैं उनका एक्सचेंज होता था। राजस्थान रीजन इज रिच इन कॉपर डिपॉजिट, तो राजस्थान रीजन में कॉपर बहुत अच्छी मात्रा में है। हड़प्पन एक्वायर कॉपर मेनली फ्रॉम खेतरी माइंस, तो राजस्थान में कहाँ से वो लोग कॉपर को एक्वायर कर रहे थे वो था खेतरी रीजन। कोलार गोल्ड फील्ड्स जो है कर्नाटका की, वहाँ से वो शायद गोल्ड को एक्सेस करते होंगे, और रिवर बेड्स जो है हिमालय की, वहाँ से वो गोल्ड लाते होंगे। द सोर्स ऑफ सिल्वर में हैव बीन द जवार माइंस ऑफ राजस्थान, तो राजस्थान में जो जवार माइंस है वहाँ से शायद वो सिल्वर को एक्सेस करते होंगे। कि जो मेसोपोटामिया है वहाँ से कई सारे गुड्स का एक्सचेंज होता था हड़प्पन और मेसोपोटामियन के बीच में। अमंग द प्रीशियस स्टोन, तो बहुत सारे जो प्रीशियस स्टोन है, कीमती पत्थर जो है बीड बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उनमें से लैपिस लज़ूली भी एक है। इसका इमेज आपके सामने है, ये लैपिस लज़ूली ब्लू कलर का एक स्टोन होता है। इसका इस्तेमाल बीड बनाने में किया जाता था, जो कि अफगानिस्तान जो कि बहुत अच्छा बड़ा सोर्स था जहाँ से लैपिस लज़ूली को लाया जाता था। टॉर्क्विश, जेड, ये भी अनदर इम्पॉर्टेंट प्रीशियस स्टोन्स हैं, इनका भी बीड मेकिंग में इस्तेमाल किया जाता था। कालेनियन सीशेल्स हैं वो मेनली कोस्टल रीजन से लाए जाते थे। टिम्बर जो है वो परहैप्स इसको शायद जम्मू कश्मीर और जो नॉर्दर्न रीजन है वहाँ से एक्सेस किया जाता होगा।
ये कुछ इमेजेस हैं टॉकवाइज और जेड की, और ये सी शेल्स हैं, इसमें लेडल भी है ये वाला। इसका इस्तेमाल शायद किसी रिचुअल पर्पस के लिए किया जाता होगा, जैसे कि आज के टाइम पे भी हम करते हैं, शंख में पानी डालकर अपने गॉड को ऑफर करते हैं, तो समथिंग लाइक दैट, कुछ इसी तरह का इसका रिचुअल सिग्निफिकेंस रहा होगा। हरप्पन पीपल वर एंगेज्ड इन एक्सटर्नल ट्रेड। हरप्पन जो थे वो एक्सटर्नल ट्रेड में एंगेज थे, मेसोपोटामिया के साथ में वो ट्रेड कर रहे थे। ओमान और बहरीन के रास्ते जो कि पर्शियन गल्फ में पड़ता है, एज यू कैन सी इन द मैप, ये रहा इंडस वैली सिविलाइजेशन जहाँ पर मेलुआ लिखा है, ये मागन, दिलमन एंड द मेसोपोटामिया। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया, दिलमन और मागन के साथ में कॉन्टेक्ट्स थे? वो इस बात से प्रूफ होता है क्योंकि इन रीजन्स में हमें बीड्स मिली हैं, सील्स मिली हैं, डाइस मिली हैं हरप्पन सिविलाइजेशन के। The artifacts of these regions are rarely found at हरप्पन साइट। तो हरप्पन साइट में इन रीजन के आर्टिफैक्ट्स बहुत कम मिले हैं। सील जो है एक मिली है, पर्शियन सील लोथल में, जो कंफर्म करती है कि इनका जो पर्शियन रीजन है उनका कनेक्शन था इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में। Mesopotamian cities like Susa or etc. have yielded about dozen of Harappan seals। तो मेसोपोटामिया में जो सिटीज़ हैं सूसा और उर, यहाँ पर बहुत सारी हमें सील्स मिली हैं, हरप्पन सील्स। बिसाइड सील्स के अलावा हमें आर्टिफैक्ट्स भी मिले हैं हरप्पन ओरिजिन के, तो जैसे कि पोट्रीज हो गई, एस्ट कालीन इन बीड्स हो गए, डाइस, ये भी हमें हरप्पन फीचर के मिले हैं। तो इस बात से भी ये कन्फर्म होता है कि मेसोपोटामिया का हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ में आपस में इनके कॉन्टेक्ट्स थे। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी मिलते हैं हमें। जो मेसोपोटामिया की इंस्क्रिप्शन है वो ये बात क्लियरली बताती है कि उसके कॉन्टेक्ट्स थे दिलमन, मागन और मेलुआ करके। और मेलुआ वो किसको कह रही है? सीफरर्स करके उनकी सील में मेंशन है। मेलुआ वाले लोगों को ये सीफरर्स कहा करते थे। स्कॉलर्स ने आइडेंटिफाई किया है कि जो मेलुआ है वो हरप्पन रीजन है, मागन जो है वो माकरन ओस्ट है, और दिलमन जो है वो आज का बहरीन रीजन है। They indicate that Mesopotamia imported copper, Carnelian, ivory, shell, lapis lazuli, pearls, ebony from मेलुआ, यानी कि मेलुआ से ये चीज़ें वो मेसोपोटामिया जो है वो इम्पोर्ट किया करता था, वहाँ से मंगवाता था और एक्सपोर्ट करता था मेसोपोटामिया हरप्पन्स को क्या, गारमेंट्स, वूल्स, परफ्यूम्स, लेदर प्रोडक्ट्स, सिल्वर। एक्सेप्ट सिल्वर ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर पेरिशेबल्स। तो सिल्वर के अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पेरिशेबल हैं, यानी कि वो ख़राब होने वाले हैं, टाइम के साथ वो पेरिश हो जाएंगे। दिस मे बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रीज़न, और यही एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हमें इनके रिमेन्स नहीं मिलते, क्योंकि टाइम के साथ में वो डिकम्पोज हो गए होंगे। विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। तो इसके अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हरप्पन्स का रिलीजियस बिलीफ एंड द डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन। टू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़. Thanks for watching. We'll see you in another video.